कुबेर और कामदेव। ओ हेनरी। धन दौलत तथा कामदेव के बाणों से आहत होने पर व्यक्ति प्रेमपाश में बंध जाता है, लेकिन जब भारी बाण आहत करते हैं तब युद्ध हो जाता है। यह धनाढ्य वर्ग के प्रेम और धन की कहानी है। ओ हेनरी के संवेदनशील दृष्टिकोण को आंटी एलन व्याख्यायित करती हैं। वे धन और सच्चे प्रेम की महत्ता समझाती हैं। रॉकवेल यूरेका सोप के निर्माता और स्वामी वृद्ध एंथनी सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे फिफ्थ एवेन्यू मैनसन की लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर झांककर मुस्कुराए। दाईं तरफ शहर के क्लबों में सक्रिय रईस जी वेन शूलाइट सुफोक जोन्स रहते थे। वह हमेशा की तरह भद्दे तरीके से नाक भौं सिकोड़ते हुए सोप पैलेस के सामने इतालवी पुनर्जागरण काल की प्रतिमा के पास खड़ी अपनी कार के समीप आए। वहां खड़ी वह पुरानी प्रतिमा क्या कर रही है? पूर्व सोप सम्राट ने कहा। उस पुरानी जमी हुई बर्फीली पुडिंग को दी ईडन मुसी रंगमंच तथा मोम की कृतियों का म्यूजियम में रख देना चाहिए। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मैं इस घर पर नीला, सफेद और लाल पेंट करवाऊंगा। देखता हूं इससे उस डच की नाक ऊंची होती है या नहीं। एंथनी रॉकवेल, जो कभी घंटी नहीं बजाता था, लाइब्रेरी के दरवाजे के पास जाकर चिल्लाया, माइक। उसी आवाज में जिसने एक बार कंसास के विशाल मैदान में आकाश को दहला दिया था। नौकर फौरन हाजिर हो गया। एंथनी ने कहा, मेरे बेटे से कहो कि वह घर छोड़ने से पहले मुझसे मिलकर जाए। युवा रॉकवेल के लाइब्रेरी में दाखिल होते ही वृद्ध आदमी ने अखबार एक तरफ रख दिया और अपने स्वस्थ शांत चेहरे पर थोड़ी कठोरता लाकर उसकी तरफ देखा। एक हाथ से अपने सफेद बालों के गुच्छे को ठीक किया और दूसरे हाथ से जेब में रखी चाबियों को खनकाया। रिचर्ड, एंथनी रॉकवेल ने कहा, तुम अपने लिए इस्तेमाल करने वाला साबुन कितने पैसों में खरीदते हो? रिचर्ड 6 महीने पहले ही कॉलेज से घर लौटा था। यह बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। वह अपने पिता की बात को अभी तक समझ नहीं पाया था। वह किसी लड़की की पहली पार्टी की तरह पूरी तरह से पहेली बना हुआ था। डैड, मेरे ख्याल में $6 में 1 दर्जन आ जाते हैं। और तुम्हारे कपड़े? मेरे विचार में $60 में आ जाते होंगे। तुम एक सभ्य युवा हो, एंथनी ने निर्णायक स्वर में कहा। मैंने आजकल के नौजवानों को साबुन की 1 दर्जन टिकिया के लिए $24 और कपड़ों के लिए $100 खर्च करते सुना है। तुम्हारे पास भी उन्हीं की तरह फालतू खर्च करने के लिए धन है, फिर भी तुम संयम और शालीनता की सीमा में रहते हो। मैं अभी भी पुराना यूरेका साबुन ही इस्तेमाल करता हूं, केवल भावना के कारण नहीं, बल्कि यह सर्वाधिक शुद्ध साबुन है। साबुन की टिकिया पर 10 सेंट से ज्यादा खर्च करने पर तुम खराब परफ्यूम और लेबल वाला साबुन खरीद लेते हो। लेकिन तुम्हारी स्थिति तथा प्रतिष्ठित जीवन स्तर के नौजवान के लिए 50 सेंट बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है, तुम एक सभ्य नौजवान हो। कहावत है कि 3 पीढ़ियों में एक नौजवान सभ्य होता है। वे बातें पुरानी हो गई हैं। साबुन की तरह पैसे से शालीनता आ जाती है। तुम ऐसे हो। बदकिस्मती ने मुझे भी ऐसा बना दिया है। बीच में रहने के कारण मेरे दोनों तरफ रहने वाले वृद्ध न्यूयॉर्कर्स की रातों की नींद हराम है। इसीलिए मैं इतना रूखा, झगड़ालू और अशिष्ट हूं। कुछ चीजों को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। युवा रॉकवेल थोड़ा उदास स्वर में बोला। यह बात मत कहो, वृद्ध एंथनी ने जवाब दिया। मैं हर समय अपने धन पर धन का दांव लगाता रहता हूं। मैंने विश्वकोश में Y अक्षर तक देख लिया है जो धन से खरीदा न जा सकता हो। अगले सप्ताह मैं उसके परिशिष्ट को देखने की आशा कर रहा हूं। मैं कार्यक्षेत्र में धन के पक्ष में हूं। मुझे कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसे धन से न खरीदा जा सकता हो। एक वस्तु, रिचर्ड थोड़ा भड़क कर बोला, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग में नहीं खरीदी जा सकती। अच्छा तो ये बात है, बुराई की जड़ धन का समर्थक चिल्लाया। मुझे बताओ, यदि प्रथम एस्टर के पास, न्यूयॉर्क के पास सर्वाधिक वैभव संपन्न वर्ग, समुद्री यात्रा का किराया देने के लिए धन न होता तो तुम्हारी विशिष्ट मंडली कैसे बनती? रिचर्ड ने लंबा सांस लिया। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा हूं, वृद्ध पुरुष थोड़ा जोर से बोला। मैंने इसीलिए तुम्हें अंदर बुलाया है। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई चिंता सता रही है। पिछले 2 सप्ताह से देख रहा हूं। मुझे बताओ, मेरे विचार में मैं वास्तविक जमीन जायदाद के अतिरिक्त 24 घंटे के अंदर $11 मिलियन इकट्ठे कर सकता हूं। यदि तुम्हारी कोई प्रेम समस्या है तो नीचे खाड़ी में रैम्बलेट तैयार खड़ा है, वह तुम्हें 2 दिनों में बहामास पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह। बुरा अनुमान नहीं है, आपने गलत नहीं सोचा है। ओह, एंथनी ने उत्सुकता से पूछा, उसका नाम क्या है? रिचर्ड ने लाइब्रेरी के फर्श पर चहलकदमी शुरू कर दी। उसके वृद्ध पिता में उसका विश्वास जीतने के लिए सहानुभूति और मैत्री भावना थी। तुम उससे कहते क्यों नहीं? एंथनी ने आदेश दिया। वह दौड़कर तुम्हें स्वीकार कर लेगी। तुम्हारे पास धन है, सुंदरता है, तुम एक सभ्य नौजवान हो। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम्हारे हाथों पर यूरेका साबुन की चिकनाई नहीं लगी है। तुमने कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की है। क्या वह इन सब बातों की अनदेखी कर देगी?
मुझे अभी तक उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिला है, रिचर्ड ने कहा। मौका निकालो, एंथनी ने कहा। उसको बाग में या फिर हरी भरी घास पर सैर कराने के लिए ले जाओ, नहीं तो चट से घर ले आओ। अवसर ढूंढी, कोई और रास्ता नहीं है। डैड, आप सामाजिक प्रतिबंधों को नहीं जानते। वह ऐसी धारा का प्रवाह है जो उसकी गति को अवरुद्ध कर देती है। कई दिन पहले ही उसके एक एक मिनट का कार्यक्रम निर्धारित हो जाता है। मुझे वह लड़की चाहिए, डैड, वरना ये शहर पहले से ज्यादा शाहबलूत की काली झाड़ियों में उलझ जाएगा। और मैं यह नहीं लिख सकता, मैं वह नहीं कर सकता। धत, वृद्ध आदमी कहने लगा, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे अपार धन से तुम्हें अपने लिए उस लड़की का 1-2 घंटे का साथ नहीं मिल सकता? मैंने बहुत देर कर दी है। परसों दोपहर को वह समुद्री मार्ग से 2 साल के लिए यूरोप जा रही है। मैं कल शाम को ही उससे कुछ मिनटों के लिए अकेले में मिल सकता हूं। वह इस समय अपनी आंटी के पास लामोंट में है। मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन मुझे कल शाम टैक्सी में उसके साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 8:30 बजे चलने वाली ट्रेन पर जाने की इजाजत मिल गई है। हम ब्रॉडवे से वेलैक तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। वहां पर लॉबी में उसकी मां प्रतीक्षा कर रही होगी। आपके विचार से उन 6-8 मिनटों में वह मेरा प्रस्ताव सुन पाएगी? नहीं। फिर क्या लॉबी में अथवा उसके बाद कोई और अवसर मिलेगा? नहीं, नहीं, डैड, आपका धन इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाएगा। हम पैसे से 1 मिनट का समय नहीं खरीद सकते। यदि ऐसा कर पाते तो धनवान लोग लंबे समय तक जीते। समुद्री यात्रा पर निकलने से पहले मिस लेंट्री से इस संबंध में बातचीत की कोई आशा नहीं है। ठीक है, रिचर्ड, मेरे बच्चे, वृद्ध एंथनी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, अब तुम जल्दी से क्लब जाओ। मैं खुश हूं कि तुम्हें लीवर की बीमारी नहीं है। हाँ, बीच बीच में मंदिर में धन देवता कुबेर के आगे धूप बत्ती जलाना मत भूलना। निश्चित रूप से तुम भविष्य को किसी भी कीमत पर लपेटकर अपने घर पर डिलीवर करने का आदेश नहीं दे सकते, लेकिन मैंने कालदेव की एड़ियों पर सोने की खदानों पर चलते समय पत्थरों की खरोंचों के निशान देखे हैं। उस रात शांत, संवेदनशील, झुर्रीदार चेहरे वाली आंटी एलन धनाभाव के कारण दुखी, लंबी सांस लेती हुई अपने भाई एंथनी के पास आई। वह उस समय शाम का अखबार पढ़ रहा था। उसने प्रेमियों की प्रेम व्यथा के बारे में चर्चा शुरू कर दी। उसने उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है, भाई एंथनी ने जम्हाई लेते हुए कहा। मैंने उससे कहा है कि बैंक में सारी जमा पूंजी उसकी है। वह धन की तीव्र आलोचना करने लगा। कहने लगा, धन से कोई लाभ नहीं होगा। बोला, 10 अरबपतियों का समूह भी समाज के नियमों को रत्ती भर नहीं बदल सकता। ओह एंथनी, आंटी एलन ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें धन दौलत के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सच्चे प्रेम के आगे धन दौलत तुच्छ है। प्रेम में महान शक्ति है। काश वह उससे पहले बात कर पाता। वह हमारे रिचर्ड का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा नहीं पाती। डरती हूं कि अब बहुत देर हो गई है। उसको उससे बात करने का समय नहीं मिलेगा। तुम्हारा सारा सोना बेटे की खुशी नहीं खरीद सकता। अगली शाम को आंटी एलन ने दीमक लगी डिबिया से एक पुरानी अजीब सी सोने की अंगूठी निकालकर रिचर्ड को दी। आज रात इसको पहनना, भतीजे, उसने अनुरोध किया। तुम्हारी मां ने यह अंगूठी मुझे दी थी। उसने बताया था कि यह प्रेम के लिए सौभाग्य सूचक है। उसने कहा था कि जब तुम्हें कोई प्रेमिका मिल जाए तो मैं ये तुम्हें दे दूं। युवा रिचर्ड ने अंगूठी आदरपूर्वक ले ली और उसको अपनी छोटी अंगुली में पहनने की कोशिश की। वह अंगुली की दूसरी गांठ से आगे नहीं जा पाई। उसने उसको उतारकर आदमियों की तरह जैकेट की जेब में रख लिया। उसके बाद उसने टैक्सी के लिए फोन किया। 8:32 पर स्टेशन पर मौज मस्ती कर रही भीड़ में उसने मिस लेंट्री को ढूंढ निकाला। हमें मम्मी और दूसरे लोगों को इंतजार नहीं करवानी चाहिए, उसने कहा। जितना तेज चल सकते हो उतना तेज वेलेक थिएटर चलो, रिचर्ड ने निष्ठापूर्वक कहा। वे 40 सेकंड में ब्रॉडवे पहुंच गए। उसके बाद सांझ के कोमल मैदानों से होते हुए पथरीली पहाड़ियों की तरफ जाने वाली प्रमुख सफेद गली में आ गए। 34th स्ट्रीट में युवा रिचर्ड ने जल्दी से अपनी बेल्ट खोलकर टैक्सी ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। मेरी अंगूठी नीचे गिर गई है, उसने बाहर निकलते हुए माफी मांगी। यह मेरी मां की अंगूठी थी। उसका खो जाना मुझसे सहन नहीं होगा। मैं 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि वह कहां पर गिरी है। 1 मिनट से कम समय में ही वह अंगूठी लेकर टैक्सी में वापस आ गया। शहर के बाहर से आ रही एक कार ठीक टैक्सी के सामने आकर रुक गई। टैक्सी ड्राइवर ने बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी सी एक्सप्रेस वैगन ने आकर रास्ता रोक लिया। दाईं तरफ एक फर्नीचर वैन, जिसका वहां कोई काम नहीं था, पीछे से आकर खड़ी हो गई। पीछे मुड़ने की कोशिश की लेकिन मुड़ नहीं पाया। उसने विनम्रतापूर्वक क्षमायाचना की। वह बग्घियों और गाड़ियों के ट्रैफिक जाम के बीच बुरी तरह से फंस गया था। गली में ऐसा ट्रैफिक जाम हो जाने पर अचानक महानगर का पूरा व्यापार और आवाजाही ठप हो जाती थी।
तुम चलते क्यों नहीं? मिस लेंट्री बेचैनी से बोली, हमें देर हो जाएगी। रिचर्ड टैक्सी से बाहर इधर उधर देखने लगा। ब्रॉडवे, 6th एवेन्यू तथा 34th स्ट्रीट को मिलाने वाले विशाल चौराहे पर वैगनों, ट्रकों, घोड़ा गाड़ियों, वैन और स्ट्रीट कारों का मजमा लगा हुआ था। सब एक दूसरे पर चढ़ी जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 26 इंच साइज की युवती की कमर पर 22 इंच साइज की बेल्ट लपेटी जा रही हो। अभी भी चारों तरफ से वाहन पूरी रफ्तार से आकर एक स्थान पर घबरा कर जमा हो रहे थे। अपने अपने वाहनों को एक दूसरे से आगे निकालने के चक्कर में चक्का जाम करते हुए शोरगुल में लोग ड्राइवरों को गालियां दे रहे थे। मैनहट्टन का पूरा ट्रैफिक वहां पर जमा हो गया था। सड़क किनारे खड़े हजारों दर्शकों में सबसे वृद्ध न्यूयॉर्कवासी ने अपनी जिंदगी में ऐसा ट्रैफिक जाम नहीं देखा था। अपनी सीट पर बैठते हुए रिचर्ड ने कहा, मुझे अफसोस है। लगता है हम जाम में फंस गए हैं। इस ट्रैफिक जाम को क्लियर होने में 1 घंटा लग जाएगा। मेरी गलती थी। काश मेरी अंगूठी न गिरी होती। मुझे अपनी अंगूठी दिखाओ, मिस लेंट्री कहने लगी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे चिंता नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल में अब थिएटर जाना बेकार है। उस रात 11 बजे एंथनी रॉकवेल के कमरे का दरवाजा किसी ने हल्के से थपथपाया। अंदर आ जाओ, एंथनी चिल्लाया। वह लाल गाउन पहने समुद्री लुटेरों की साहसिक यात्राओं की पुस्तक पढ़ रहा था। सफेद बालों वाले देवदूत की तरह दिखाई दे रही आंटी एलन, जो गलती से पृथ्वी पर रह गई थी, अंदर आकर बोली, उनकी सगाई हो गई है, एंथनी। उसने हमारे रिचर्ड से शादी करने का वायदा किया है। थिएटर जाते समय ट्रैफिक जाम हो गया था। उससे बाहर निकलने में उनकी टैक्सी को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। और हाँ, भाई एंथनी, धन की ताकत के बारे में डींगे हाँकना बंद कर दो। सच्चे प्रेम की निशानी, असीम तथा वैभवहीन प्रेम की प्रतीक एक छोटी सी अंगूठी के कारण ही हमारे रिचर्ड को खुशी मिली। अंगूठी गली में गिर गई थी। वो उसे उठाने के लिए बाहर निकला। इससे पहले कि वे आगे बढ़े ट्रैफिक जाम हो गया था। टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंसी थी। उस बीच उसने अपनी प्रेमिका से बात की और उसका दिल जीत लिया। एंथनी, सच्चे प्रेम की तुलना में धन दौलत तुच्छ है। ठीक है, वृद्ध एंथनी कहने लगा, मुझे खुशी है कि बेटा जो चाहता था उसको वह मिल गया है। मैंने उसको कह दिया था कि इसके लिए मैं कुछ भी खर्चा करने में हिचकिचाऊंगा नहीं अगर। लेकिन एंथनी, तुम्हारे पैसे से क्या लाभ हुआ? बहन, एंथनी रॉकवेल ने जवाब दिया, मेरा समुद्री लुटेरा शैतानी उलझन में है। अभी अभी उसके जहाज में छेद हो गया है और वह डूबने वाले धन की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुमसे अनुरोध है, मुझे पुस्तक का यह अध्याय खत्म कर लेने दो। कहानी को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। पाठकों की तरह मेरी भी यही इच्छा है, लेकिन सच्चाई की तह तक पहुंचना जरूरी है। अगले दिन नीली पोल्का डॉट की नेकटाई में लाल हाथों वाला कैली नामक व्यक्ति एंथनी रॉकवेल से मिलने के लिए आया। उसको तुरंत लाइब्रेरी में बुला लिया गया। ठीक है, एंथनी बोला और चेकबुक निकालकर कहा, साबुन पर काफी खर्चा हो गया। देखते हैं तुम्हारे पास $5000 नकद थे। मैंने अपने पास से $300 ज्यादा खर्च कर दिए हैं, कैली ने कहा। मुझे अनुमानित राशि से ज्यादा खर्च करना पड़ा। ज्यादातर एक्सप्रेस वैगनें तथा घोड़ा गाड़ियां $5 में मिल गई थी, लेकिन ट्रकों तथा 2 घोड़ों वाली बग्घियों के लिए मुझे $10 देने पड़े। कार चालक $10 मांग रहे थे और कुछ लदी फदी गाड़ियों वाले $20 मांग रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वालों ने सबसे ज्यादा सौदेबाजी की। 2 को $50 दिए, बाकी को $20 से $25 तक दिए। मी रॉकवेल, सब काम खूबसूरती के साथ हो गया है न? मुझे खुशी है कि उस छोटे से बाहरी ट्रैफिक जाम के वक्त विलियम ब्रैडी मौजूद नहीं था। मैं विलियम का दिल ईर्ष्या से तोड़ना नहीं चाहता था, न ही रिहर्सल करवाना चाहता था। सभी लड़के 1 सेकंड में हाजिर हो गए थे। 2 घंटे से पहले ग्रीले की प्रतिमा के नीचे से सांप भी नहीं रेंग सकता था। $1300 ये लो कैली, एंथनी ने चेक फाड़कर कहा। 1000 तुम्हारे तथा 300 जो तुमने ज्यादा खर्च किए। तुम तो धन को तुच्छ नहीं समझते हो, या समझते हो कैली? मैं, जिसने निर्धनता का आविष्कार किया है, उसको कच्चा चबा जाऊं। कैली जब दरवाजे के पास था तब एंथनी ने उसको बुलाया। कहा, क्या तुमने उस भीड़ में कहीं पर एक नंगे मोटे लड़के को हाथ में तीर कमान लिए हुए देखा था? नहीं, क्यों? कैली ने आश्चर्यचकित होकर कहा। नहीं, मैंने नहीं देखा। जैसा तुम बता रहे हो, अगर वह वैसा ही था तो पुलिस वालों ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया होगा। मेरे ख्याल में वह नन्हा बदमाश पकड़ में नहीं आया होगा। एंथनी ने धीरे से हंसकर कहा। अलविदा कैली। अनुवाद प्रमीला गुप्ता।